हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर आरएसडीसी मनियामऊ कॉलेज, डेट 21/5/2005। कल की क्लास में मैंने इसी व्यक्तित्व और समाज के बारे में चर्चा की थी, जो मैंने प्राचीन मतभेद के बारे में बता दिया था कि प्राचीन मत क्या है। इसमें बताया था कि व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी शब्द पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा की पर्सोना से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ है मास्क या नकली चेहरा। एक प्रोफेसर थे, इसरो ने भी पर्सोना शब्द का विवेचन के रूप में 3 पॉइंट बताए थे, 4। पहला था भूमिका के अनुसार अपने चेहरे को बदलना। दूसरा पॉइंट था उपयुक्त भूमिका के आधार पर संपूर्ण व्यक्तित्व की भूमिका बनाना। तीसरा पॉइंट था भूमिका के आधार पर गुणों का विकास करना। चौथा पॉइंट था एक नवीन व्यक्तित्व को धारण करना जो वास्तविक सर्वथा से भिन्न। तो इसी के साथ आज आधुनिक मत के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आधुनिक मत में सबसे पहले आप देखें कि व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों ही, व्यक्ति एक इंसान है, ठीक। व्यक्ति एक इंसान है और व्यक्तित्व उसका परिवेश, रहन सहन, बोली भाषा, पर्सनैलिटी, ये सब उसके अंतर्गत आ जाता है। दोनों ही अलग अलग शब्द हैं जिनका एक दूसरे से अक्टाय संबंध होते हैं। यानी व्यक्ति के बिना उसके व्यक्तित्व की पहचान नहीं हो सकती और व्यक्तित्व के बिना व्यक्ति की भी पहचान नहीं होती है। तो एक दूसरे से अटकाए संबंध होते हुए भी बहुत विभेद हैं। यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाए तो स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणों से, अन्य को प्रभावित करता है और अन्य लोगों से प्रभावित होता है। यानी व्यक्ति के जो गुण होते हैं, उन गुणों से व्यक्ति अन्य लोगों को प्रभावित करता है और अन्य लोगों से प्रभावित वह भी होता है। अतः एक उदाहरण भी समझ लें यहाँ, जैसे व्यक्ति का परिवेश अच्छा है और वो किसी ऐसे समाज में पहुँच गया जहाँ उसका परिवेश वातावरण उसके अनुकूल नहीं है, तो उस पर भी उसके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। अतः वर्तमान समय में व्यक्तित्व को मध्यवर्ती चर के रूप में माना जा रहा है। आज का जो समाज है, व्यक्तित्व को मध्यवर्ती चर, यानी व्यक्तित्व के द्वारा सभी 4 प्रकार के चर बताए गए हैं। प्रथम, मध्यवर्ती और तृतीय, या कहें आश्रित चर, मध्यवर्ती चर या और भी चर हैं। तो इसमें मध्यवर्ती चर के रूप में माना जा रहा है। मनोविज्ञान में अब सिद्ध हो चुका है कि किसी उद्दीपक के द्वारा कि किसी अनुक्रिया तुरंत या स्वतः नहीं हो जाती है। उद्दीपक संपूर्ण प्राणी को प्रभावित करता है। जो अनुक्रिया होती है वह उद्दीपक तथा प्राणी दोनों का कार्य होता है। जो अनुक्रिया होती है वह उद्दीपक और प्राणी का दोनों का कार्य होता है। जैसे जब एक बच्चा भूख से तड़पता है या भूखा होता है। जब एक बच्चा भूखा होता है तब मिठाई के प्रति उसकी प्रतिक्रिया एक प्रकार की होती है, किंतु जब वह तृप्त हो जाता है, जब उसे मिठाई खाने को मिल जाती है, तब उसकी आत्मा तृप्त हो जाता है, तब उसकी प्रतिक्रिया भिन्न प्रकार की होती है। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में मध्यवर्ती चर होते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया, जो उसकी उद्दीपक उत्तेजना जागृत हुई और अनुक्रिया जो उसने कार्य करने की के बीच में जो मध्यवर्ती चर होते हैं, जो व्यवहार को प्रभावित करके उसको निश्चित करते हैं। अतः
एक बार फिर समझ लें, जब एक बच्चा भूखा होता है तब मिठाई के प्रति उसकी अनुक्रिया एक प्रकार की होती है, किंतु जब वह तृप्त हो जाता है तब उसकी प्रतिक्रिया भिन्न प्रकार की होती है। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच मध्यवर्ती चर होते हैं जो व्यवहार को प्रभावित करके उसको निश्चित करते हैं। एक उदाहरण और समझ लें, जैसे व्यक्ति, आपको भूख लगी हुई है और आपको खाना दिखाई दिया तो आपकी प्रक्रिया तुरंत और उत्तेजित हो जाती है खाना खाने के लिए, और जब खाना खा चुकते हैं तो वो प्रक्रिया एक अनुक्रिया के बीच में जो स्थिति खाना खाने से पहले खाना और भूख के बीच में जो एक क्रिया बनती है उसी को मध्यवर्ती चर कहते हैं। मध्यवर्ती चर होते हैं जो व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उसके खाने के प्रति के व्यवहार को, कि व्यक्ति खाने पर, जैसे एक कुत्ता भूखा हो उसे रोटी दो तो वो किस तरह खाएगा, और एक कम भूखा अगर उससे भूख नहीं है और खाना दो तो वो किस हिसाब से खाएगा। तो यही जो व्यवहार को प्रभावित करते हैं उसको निश्चित करते हैं। मध्यवर्ती चर में आ जाता है बुद्धि आ जाती है, प्रेरक, पूर्व अनुभव आ जाएंगे, अभिवृत्ति, मानसिक सुझाव। तो आज की क्लास हम ये समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।